हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए सीटेट 26 जनवरी 2011 का मैथ पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, इसमें क्या है, अंश समान है। रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि ऑप्शन देखते हैं, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। रोहित को भिन्न के परिमाण की समझ नहीं है। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोगों का काम क्या होगा कि हर को बराबर करना पड़ेगा। हमको इन दोनों में से बड़ा कौन है ये पता लगाने के लिए हर को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो क्या है, 3/7, ठीक है, और एक है 3/5। तो हर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको बराबर करने के लिए इस हर से गुना कर देंगे और इसको बराबर करने के लिए इस हर से गुना कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, 3 × 7 गुने इस हर से गुना कीजिए ऊपर नीचे 5 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 × 15 और नीचे हो जाएगा 7 × 5 = 35। ठीक है, अब इसको लेंगे 3/5 को 7 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि इसका हर क्या है, 7 है। इसको देखते हैं, 7 × 3 = 21 और 7 × 5 = 35। तो इससे हम लोग को ये मालूम चलता है कि 21/35 बड़ा है 15/35 से। ठीक है, तो इसका मतलब 3/5 ग्रेटर है 3/7 से। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि रोहित तुल्य भिन्न की अवधारणा नहीं जानता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, रोहित तुल्य भिन्न की अवधारणा को नहीं जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण में कितनी तीलियां की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कितनी तीलियां हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 तीली, तो 6 तो यहाँ पे भी हो गए। एक्स्ट्रा देखते हैं कितना है, एक्स्ट्रा 1 2 3 4, इसमें 4 एक्स्ट्रा हो रहा है। इसमें चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। तो यानी पहले चरण में कितना है, तो पहले चरण में आपका 6 है। दूसरे चरण में कितना है, दूसरे चरण में 10 है। और तीसरे चरण में कितना है, तो तीसरे चरण में 14 है। 6 8 6 14। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब अगर इसको हम लोग को 15वें चरण को निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए पहले चरण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 4 + 2। देखिए 4 × 1 = 4, 4 2 6। ठीक है, ये 2 है, 2 × 4 + 2, 4 दूना 8, 2 10 हो गया। उसी तरह 3 वाले को भी लिख लेंगे, 3 × 4 + 2, तो कितना है, 4 × 3 = 12, 2 14। उसी तरह ऐसे ऐसे चलता रहेगा। 15वें चरण को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 15 × 4 + 2, तो कितना आ जाएगा, 15 × 4 = 60, 2 62। तो यानी इसका 62 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं। कैसे, देखिए पहले चरण में कितना बढ़ रहा है, पहले चरण में तीलियां कितना है, 6 है। इसमें 6 है, कितना है, 6 है। और इसमें कितना है, 10 है। ठीक है, और इसमें कितना है, 14 है। यानी हर चरण में 4 4 तीलियां इंक्रीज हो रहा है। तो पहले चरण में 6 तीलियां और दूसरे चरण में 10 तीलियां। हर चरण में कितना तीलियां बढ़ रहा है, 4 4 तीली बढ़ रहा है। तो ठीक है, डायरेक्ट हम 14 चरण में देख लेते हैं, क्योंकि एक चरण का मालूम है, एक चरण में 6 तीली है, तो 14 चरण का तीली हम निकाल लेते हैं। तो 14 चरण में क्या हो जाएगा, हर चरण में 4 तीलियां बढ़ रहा है। तो 14वें चरण में कितना हो जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 में एक चरण यहाँ पे है जो फर्स्ट चरण है जिसमें 6 तीलियां है, इसको आप लोग जोड़ लीजिए। ठीक है, इसको आप
आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इसको आप जोड़िएगा तो 62 आ जाएगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। A बाई बी के रूप में भिन्न लिखने जिसमें b नॉट इक्वल टू 0, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। आप देखिए, भिन्न की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। शुरू करना है तो शुरू करना है तो आप शुरू किससे कर सकते हैं कि उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान कराना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, आप देख लीजिए, चित्र दिया है। चित्र देखकर बोल रहा है कि एक इकाई का 3/4 है तो 1 सही 1/2 क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इकाई को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। x का कितना है, 3/4 है। x का कितना है, 3/4 है, बराबर ये कितने चित्र हैं, तो इसको हम लोग दो मान लेते हैं, क्योंकि ये 2 ही चित्र है, 1 और 2, तो इसको हम लोग 2 मान के निकाल लेते हैं, ठीक है। निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोल रहा है तो 1 सही 1/2 का क्या होगा, ठीक है। इसको भी देखते हैं, 1 सही 1/2 का क्या होगा। इसको आप लोग कीजिएगा तो x इंटू क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। x का वैल्यू हमें पता है, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 8/3 इंटू 3/2, तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 8 कट जाएगा 4 मर्थ में, यानी टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। यानी 4 चित्र हमें देखना है सेम वैसा ही, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 49,532 के सनिकट हजारवा मान होगा। देखिए क्या दिया है, 49,532। देखिए इसके निकट कौन है, इसके निकट तो एक 49,000 है, ठीक है। इसके निकट एक 49,000 है और इसके निकट एक 50,000 हजारवा मान है, ठीक है। यहाँ पे जाने के लिए आपको कितना इसमें से घटाना पड़ेगा, यहाँ पे आने के लिए -532 करना पड़ेगा और यहाँ पर जाने के लिए प्लस कितना करना पड़ेगा, 468 करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे कम किस में जा रहा है, ठीक है। तो देखा जा रहा है तो पता चल रहा है कि इसमें हम लोग कम अंक जोड़ने पे हमको 50,000 मिल जा रहा है, लेकिन इसमें हमको ज्यादा अंक घटाने पे 49,000 मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 50,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। आपको महत्तम संख्या पता होगा, वो बड़ी सी बड़ी संख्या हो जिसको हम लोग महत्तम संख्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे तो इसमें क्या दिया है, 2 + 2 + 2, तो 2 2 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 36, इसका कितना हो जाएगा 16 और इसका कितना होगा 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर यानी 8 × 8 = 64। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 256, जो कि ऑप्शन नंबर 1 से आ रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती है या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों के उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती है और फिसलती है सहायता करें। स्रोत क्या दे रहा है, गणित के जादू 2 NCERT की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझाने में शिक्षक की सहायता करता है कि, देखते हैं क्या दे रहा है ऑप्शन में, निर्देशन से
संपूरी चर्चाएं विद्यार्थी को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। चर्चाएं बहुविधि परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। आसपास की चीज के बारे में बच्चे का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोग विद्यार्थी को क्या करेंगे, संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझाने में सहायता करती है। ठीक है, निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थी को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझाने में सहायता करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित पाठ्य पुस्तक के पाठ में इस तरह के शीर्षक है, कबाड़ी वाली, भोपाल का शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया। ऑप्शन देखते हैं। दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कबाड़ बेचना और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठ में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थी को चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग सा समझाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए जो भी कबाड़ी वाली, भोपाल का शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये बच्चों को क्या करते हैं, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उसे रोचक बनाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उसे क्या किया गया है, रोचक बनाने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि बच्चे मन लगाकर पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? कुछ आम का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेव का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आम का भार सेव के भार से कितना अधिक है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 किलो 600, ठीक है, और सेव का भार है 1 किलो 450 ग्राम। ठीक है, इसको हम लोग घटा देंगे। 10 जीरो में से 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ से उतरा 1 किलो 150 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आम का भार सेव के भार से 1 किलो 150 ग्राम अधिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल करने में शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना। ऑप्शन 3 में दे रहा है व्यापक अभ्यास। ऑप्शन 4 में दे रहा है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्रियाकलाप आधारित उपागम। क्या हो जाएगा? क्रियाकलाप आधारित उपागम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्रियाकलाप आधारित उपागम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान यानी स्पेस की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाली निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। क्रम में लगाना है इसको हमको। ठीक है, ए में दे रहा है 2D आकार की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। ठीक है, 2D आकार की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, 2D आकार को छांटना, विभिन्न 2D आकार की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग का काम क्या होगा? सबसे पहले हम लोग का काम होगा कि हमको 2D आकार को छांटना है। ठीक है, हमको क्या करना है? 2D आकार को छांटना है, जो कि सी में दिया हुआ है। तो सबसे पहला यही हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा काम हम लोगों को क्या करना होता है कि 2D आकार की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनको विशेषताओं का मिलान करना है। तो दूसरा में ये हो जाएगा। तीसरा हम लोग क्या करते हैं? तीसरा हम लोग 2D आकार की भुजाओं और शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। ठीक है, और चौथा हो जाएगा 2D आकार की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना। तो देखिए जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, पहले सी है जो कि 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे क्या है? ए है, और 3 नंबर पे डी है, और 4 नंबर पे बी है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए। ठीक है, आप
देखिए कैसे परिभाषित किया गया है, 4 ऑपरेटर 3, ठीक है। 4 ऑपरेटर 3 दिया है तो 4 लिख के यहाँ पे 3 दिया है तो 3 बार लिख दिया गया है, 1 2 3, और 4 से स्टार्ट किया गया, 4 5 6, 5 दिया हुआ है, 5 ऑपरेटर 4 तो क्या दिया है, 5 6 7 8, 6 ऑपरेटर 4 तो 6 7 8 9। यहाँ पे जितना अंक है उतना अंक टोटल लिखना है और यहाँ पे जो अंक है वहां से स्टार्ट करना है। तो हमसे पूछ रहा है n+8 का मान क्या होगा, ठीक है। n ऑपरेटर 8 का मान क्या होगा हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो जहां से दिया हुआ है उसको लिखेंगे n, उसके इसका मतलब हुआ कि उतना बार लिखना है, तो एक बार तो लिख चुका हूँ, 7 बार और लिखना है, ठीक है। कितना बार और लिखना है, तो 7 बार और लिखना है, तो ठीक है हम लिखते चलेंगे, प्लस n+1, ठीक है, प्लस n+2, प्लस n+3, प्लस n+4, प्लस n+5, प्लस n+6, ठीक है, प्लस n+7, ठीक है। 7 ये हो गया और 1 8 हो गया, ठीक है। अभी देख लेते हैं n कितना है, एक सेकंड कलम चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 n हो गया। और नंबर्स कितने हैं, 1 2 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28, यानी एक सेकेंड, ये टोटल कितना n है, तो 8 n हो गया प्लस 28, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 8n + 28, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, एक शिक्षक कक्षा से एक चित्र दिया है, उस पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है, ठीक है। चेक करते हैं, इसको देखते हैं, तो इसको देखते हैं तो देखिए कि इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में इसको भी डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 इसको भी 8 भाग में डिवाइड किया गया है, लेकिन 1/8 में निरूपण करना है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली 1/8 में निरूपण है, ठीक है। ये भी 1/8 में निरूपण है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी 1/8 में निरूपण है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है 1/8 में निरूपण नहीं है, यह गलत है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि निरूपण गलत है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये जो 1 2 3 4 8 बार में डिवाइड किया, लेकिन बराबर भागों में नहीं बांटा गया है, ठीक है। ये बराबर भागों में नहीं बांटा गया है, तो जो कि ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, किसका परीक्षण का, निदानात्मक, हमको निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रहा है प्रगति पत्रक को भरना, सत्र अंत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावक को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना। देखिए निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या होता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो डायग्नोस्टिक करता है, बोलता है जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ, इको ईसीजी एक्सरे खून पेशाब जो भी जांच करना होता है, बोलता है पहले ये करा कर लाओ, उसके बाद वो उपचार करता है। तो पहले वो क्या करता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है। उसी तरह पढ़ाई के लाइन में भी है कि सबसे पहले हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, अगर बच्चा एग्जाम वगैरह हम लोग मूल्यांकन क्यों करते हैं, इसी चीज के लिए कि उसमें क्या रिक्तियां हैं, क्या कमी है, उसको पता लगाने के लिए, ठीक है। तो निदानात्मक परीक्षण हुआ तो उसमें हम मालूम करेंगे कि बच्चों में क्या कमी है, किस तरह वो जोड़ नहीं पा रहा है, किस तरह घटा नहीं पा रहा है, किस तरह गुना नहीं कर पा रहा है, ये सब हम मालूम करेंगे। जब ये हमें मालूम हो जाएगा कि बच्चा में कहाँ कमी है, तो उसका उपचार करेंगे, उसको बताएंगे कि ऐसे करो, ठीक है। तो प्रगति रिपोर्ट भरने के लिए हम लोग निदानात्मक परीक्षण नहीं करते हैं, ना ही सत्र अंत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाने के लिए करते हैं। हम लोग बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानने के लिए कि उसके अंदर जो रिक्तियां हैं उसको हम लोग पहचाने और उसको फुलफिल करें, उसको भरे, उस रिक्तियों को भर दे कि वो कौन सी रिक्तियां जिसकी वजह से बच्चे में वो कमी आ रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 4,07,928 को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, 40,928 गलत, 4,07,928 यही सही होगा। देखते हैं, 4,79,000 नहीं, गलत। 47,928 ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? एक आयत की लंबाई L है और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि लंबाई दुगुनी कर दिया जाए एवं उसकी चौड़ाई समान रखा जाए? चौड़ाई को समान रखा जा रहा है और लंबाई को दुगना किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। एक आयत है जिसका लंबाई क्या है? L है। एक आयत जो है आप देखिए, ठीक है, इसका क्या किया गया है? यहाँ पे L है और L का L/2 यहाँ पे इसका आधा है। फिर बोल रहा है कि हम लोग आयत का लंबाई दुगना कर दें। ठीक है, इसका लंबाई दुगना कर दे। इसका लंबाई दुगना किया यानी 2L कर दिया और चौड़ाई को सेम रखना है तो L/2 ही रखा। तो परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो दो लंबाई कितना दिया है? 2L प्लस चौड़ाई कितना दिया है? L/2। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4L और यहाँ पे L हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ पे टोटल 5L आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है षष्ठभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्या है? सत्य है। इसके 2 षष्ठभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। गलत बात है। षष्ठभुजाकार फलक होते हैं, ठीक है, और 6 आयताकार फलक होते हैं। 6 आयताकार फलक तो होते हैं, ठीक है, लेकिन 2 षष्ठभुजाकार फलक नहीं होता है। ठीक है, दूसरा में दे रहा है इसके षष्ठभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े हुए होते हैं। ये भी नहीं होगा। इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षष्ठभुजा होता है। ये भी नहीं होगा। एक बिंदु से मिलते हुए त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षष्ठभुजाकार आधार होता है। ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। ये भी गलत हो जाएगा। आयताकार फलक नहीं होता है। ठीक है, क्या? आयताकार फलक नहीं होता है। देखिए, आपको इसीलिए मैं एक फिगर लाया हूं। पिरामिड का जितना भी आधार होता है उतना ही त्रिभुज बनता है। देखिए, इसका आधार कितना है? 4 है। 2 3 4। तो देखिए इसमें कितना बना है? इसमें त्रिभुज बना है टोटल 4। एक इधर बना है, एक इधर बना है, एक इधर बना है, एक इधर बना है। ठीक है, अब षष्ठभुजाकार पिरामिड है। क्या है? षष्ठभुजाकार पिरामिड है। तो देखिए यहाँ पे षष्ठभुजाकार पिरामिड है तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? इसमें 6 त्रिभुज बनेंगे। तो वही बात बोल रहा है कि एक बिंदु से मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ षष्ठभुजाकार आधार होता है। तो इसका आधार कितना हो जाएगा? षष्ठभुजाकार हो जाएगा और त्रिभुज कितना हो जाएगा? त्रिभुज 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? हिंदू अरबी संख्यान पत्ती में 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? क्या पूछ रहा है? 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, तो 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं पूछ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9,999। ठीक है, और इससे एक कम ले लीजिए। इससे एक कम लीजिएगा यानी कितना? 999। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 999। इसको घटा दीजिए 0 0 0 9 यानी 9,000 हो गया। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप इसको समझा देता हूं कि ये क्यों हुआ। पूछ रहा है कि हिंदू अरबी संख्यान पत्ती में 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? 4 अंकों की। तो देखिए 999 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 999 दिया हुआ है। 999। ठीक है,
तो ये कितने अंकों की संख्या है? ये 3 अंकों की संख्या है। अगर इसमें एक जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा यानी 4 अंकों की हो जाएगी, 2 1 2 3 4, ठीक है। और 9999 दिया हुआ है, अगर इसमें एक जोड़ा जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। इसको जोड़िए, इसको गिनिए आप, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक हो गया और ये 4 अंक हो गया। तो इसीलिए इसके बीच में जो संख्या होगी उसी को ना हमको मालूम करना है, इसके बीच में और इसके बीच में। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि अगर इसमें एक जोड़ा जा रहा है तो 1000 हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग 999 से 9999 में घटाएंगे तो बीच में जितने भी संख्याएं हैं वो मालूम पड़ जाएगा। यानी 999 से लेकर 9099 के बीच में 4 अंकों की 9000 टोटल संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 9000 टोटल संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, विकास 56 विद्यार्थी की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाए तो प्रभावी होता है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीका से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? क्या पूछ रहा है कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वो किन तरीकों से अपने उत्तर पर पहुंचे और सही उत्तर का पहचानने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। दूसरा हम बोल रहा है, वह ऐच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। वह विद्यार्थी के एक दूसरे के उत्तर को जांच करने दे। वो प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थी से कहे कि स्वयं अपने उत्तरों को जांचे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाए कि वो प्रत्येक सवाल को हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थी से कहे कि स्वयं अपने उत्तर को जांचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थान के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किया गया है, इसीलिए ये अति आवश्यक है। आकार किसी भी वस्तु कला का अभिन्न हिस्सा होता है और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देता है। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण पर कौशल में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। तो देखिए कि हम लोग भ्रमण जो होता है, भ्रमण का जो प्लानिंग करते हैं बच्चों के लिए, वो क्या होता है? वह वस्तुकला का अभिन्न हिस्सा होता है और इस तरह के भ्रमण से सभी विषयों की आपसी संबंध को बढ़ावा मिलता है। देखिए, इससे ये भी होता है कि व्यक्ति विभिन्नता को भी प्रभाव पड़ता है। बहुत बच्चों को आप बोलिएगा ताजमहल तो नहीं समझ पाएगा, कुछ को लिख दीजिएगा ताजमहल तो समझ लेगा, किसी को फोटो दिखाइएगा तब समझेगा, किसी को वहां पे ले जाकर दिखाइएगा तब समझेगा। तो ये व्यक्ति विभिन्नता के भी कारण होता है। तो इसीलिए हम लोग को सभी चीज ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है? एक पासे में विपरीत फलक की संख्याओं का योगफल 7 है। कितना है? 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासा वलन है? सही है, ठीक है। हमको जांच करना है, ठीक है। देखिए, पासा में क्या होता है? आमने सामने की अपोजिट साइड का अंकों को जोड़ा जाएगा तो 7 हो जाएगा। यानी 1 के जस्ट अपोजिट कितना होता है? 6 होता है और इसका योग 7 होता है। 2 का अपोजिट साइड कितना होता है? 2 का अपोजिट साइड होता है 5 और इसका योग 7 होता है। 3 का अपोजिट साइड क्या होता है? 4 होता है और इसका योग 7 होता है। 4 का अपोजिट साइड क्या होता है? 3 होता है, इसका योग 7 होता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को? तो देखिए, इसको पहले हम लोग जांच करते हैं। इसका जांच किए
तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 को आप फोल्ड कीजिएगा, इधर से 1 उठेगा, इधर से 2 उठेगा, ठीक है। तो 2 के सामने 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 + 2 = 3, ठीक है। और 3 के सामने 5 आएगा, 3 के अपोजिट यानी 8 हो जाएगा, और 4 के अपोजिट 6 आएगा तो 10 हो जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, इसका क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ से 3 से फोल्ड करना है तो 2 ऊपर उठेगा, तो 2 के अपोजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी ये भी 3 हो जाएगा। और 3 के अपोजिट 6 आ रहा है, यानी टोटल 9 हो जाएगा। और 5 के अपोजिट 4 आ रहा है, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी गलत है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, 5 के अपोजिट क्या है 2 है, 1 से फोल्ड कर रहा है, 1 नीचे हो जाएगा और उसके अगल बगल में 2 आएंगे तो 5 2 7 आ जाएगा, ठीक है। 1 के जस्ट अपोजिट ऊपर आएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। और 4 और 3 7 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये तो गलत ही हो जाएगा जब एक ही है। तो इसको भी वैसे चेक कर दे, यहाँ पे ही देख लेते हैं, 6 या 5 11 हो जा रहा है, तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। शिक्षक से शुरुआत कर सकता है किस चीज से? इकाई वर्ग वर्णा की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कराना, विभिन्न आकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कराने के लिए सूत्र को स्पष्ट कराना। देखिए, हम शुरुआत करना चाहते हैं, क्षेत्रफल का शुरुआत करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है। गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कराएंगे, ठीक है। दूसरा बोल रहा है क्षेत्रफल का सूत्र को स्पष्ट करें, नहीं, ये भी हम काम नहीं करेंगे। तीसरा बोल रहा है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ये काम हम कर सकते हैं कि हथेली से आप हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आकृतियों की क्षेत्रफल की तुलना करना। इसका क्षेत्रफल, जैसे मोबाइल पे हाथ रखे तो लगा कि हाँ कि मोबाइल मेरे एक हाथ में फिट बैठ जा रहा है, किसी का मोबाइल बहुत बड़ा बड़ा होता है, उस पे हाथ रखिएगा, पता चलेगा कि आपका हाथ ही नहीं बैठेगा, तो यानी मालूम चलेगा कि कहीं इसका क्षेत्रफल बड़ा है। तो आप हथेली, पत्ते या किसी भी चीज से आप उसको तुलना करवाइए, सबसे पहला काम ये होगा। चौथा में बोल रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने के लिए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल की ज्ञात कराना। देखिए, सभी चीज आयताकार में नहीं होता है, तो कुछ सर्कल में भी होता है, कुछ वर्ग में होता है, कुछ आयताकार में होता है, बहुत सारे चीज का बहुत अलग अलग, सबका अलग अलग शेप है। तो आप डायरेक्ट आयत से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप उस आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना करवाइए किसी भी चीज से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घाटा, मैं गुना करूं या भागा। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन संख्याओं को नहीं समझता है, राजन जोड़ और गुना नहीं कर सकता है, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, राजन भाषा समझने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि राजन संख्याओं को नहीं समझता है। उसे गुना करना, ऐसा बात नहीं कि जोड़ गुना करना नहीं कर सकता है, ये भी गलत है। वो बाधा नहीं डाल रहा है, और भाषा समझने में कठिनाई उसको नहीं है, ठीक है। उसको संख्या और संख्याओं को नहीं समझता है। राजन क्या कर कि वो संख्या और संख्याओं को नहीं समझता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। क्या पूछ रहा है? इसका परिमाप बताइए, ठीक है। एक समचतुर्भुज है, आप लोगों को मालूम होगा कि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, लेकिन उसका विकर्ण बराबर नहीं होता है, ठीक है। समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, लेकिन उसका विकर्ण बराबर नहीं होता है, और विकर्ण जहां काटता है वहां 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी पता होगा, ठीक है। परिमाप हम लोग को निकालना है। परिमाप क्या होता है? परिमाप, परिधि, परिसीमा क्या होता है? उसका जो बाउंड्री लाइन होता है उसको बोला जाता है। इसका बाउंड्री लाइन ये है, और इसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। किसको? एक सेकंड आप लोगों को समझाता हूँ रेड कलर से। इसको हम लोग परिमाप बोलते हैं, ठीक है। परिमाप, परिधि, परिसीमा, ये सब इसी को बोला जाता है, और इसी चीज को हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए,
बड़ा वाला जो है वो जो सबसे बड़ा है विकर्ण वो कितना है 8 है। तो मान लीजिए ये सबसे बड़ा है तो इसको हम लोग 4 मान लिए और इसको 4 मान लिए, और ये 6 है तो इसको हम लोग 3, क्योंकि ये बराबर भागों में विभाजित कर देता है विकर्ण। ठीक है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको इस चीज को निकाल लेंगे तो हमको पता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, तो इसको निकाल लेने से हमको इसका परिधि निकल जाएगा या परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, परिधि हम लोग सर्किल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना दिया हुआ है इसका 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और 4 चौका 16, टोटल कितना हो जाएगा 25, आएगा कितना 5। तो इसका आ गया 5, यानी सभी 5 है, सभी क्या है 5 है, तो 5 5 10 5 15 5 20 डायरेक्ट निकल गया। इसका जो परिमाप होगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, 4 इंटू 5 लिख दीजिए, 5 चौका 20, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी आप जोड़ के डायरेक्ट कर सकते हैं, उतना तो टाइम रहता नहीं है एग्जाम देने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि निम्नलिखित तालिकों को ध्यान से देखिए। ठीक है, एक स्टेशन दिया हुआ है न्यू दिल्ली फरीदाबाद मथुरा, बस दिया है बस 1 बस 2 बस 3। ठीक है, निगमन आगमन का टाइमिंग दिया हुआ है, इनमें से कौन सी बस पूछ रहा है कि बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। तो ठीक है, हम लोग इसको चेक कर लेंगे सबसे कम समय कौन लेती है। यहाँ पे देखिए 19:15 पर बस नई दिल्ली से निकलती है और 12:40 पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो 19:15 यानी कितना हो गया 19:15 का मतलब हो गया कि 12 और 7, 12 7 कितना होता है 19:15। ठीक है, तो यानी 7:15 पर वो बस खुल जाती है, दिल्ली से पहुंच रही है 12:40 में। तो 7 5 12, 5 घंटा ले रही है, 5 घंटा 40 मिनट। इस 15 को आप भूल जाइए, 15 को बाद में घटाया जाएगा, इस 15 को भूल जाइए, डायरेक्ट 7 बजे सोचिए कि 7 बजे बस खुली। 7 बजे जब बस खुलती है तो 12:40 में पहुंचती है, तो 7 से 12 पर 7 5 12, तो यानी 5 घंटा 40 मिनट में पहुंच जाती है कहाँ मथुरा। 15 मिनट लेट से चलिए तो आप 15 मिनट को इसमें से घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2। 5 घंटा 25 मिनट पहले वाले बस को लगी, बस 1 को 5 घंटा 25 मिनट लगी। बस 2 को देखते हैं, बस 2 को कितना लग रहा है समय 12:30 में चल रही है। ठीक है, इसको भी हटा दीजिए, 30 को हटा दीजिए, 12 बजे से चल रही है 18:10, 12 6 18, यानी 6 घंटा 10 मिनट में पहुंच जा रही है कहाँ मथुरा। 6 घंटा 10 मिनट में मथुरा पहुंच जा रही है। ठीक है, तो हम लोग 12:30 में चलिए, इस 30 को इसमें से घटाना पड़ेगा, 30 को इसमें से घटा दीजिए, तो 30 को घटाइएगा तो 10 में से 30 तो जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट 1 घंटा इधर दे दीजिए, 1 घंटा इधर दीजिएगा यानी 60 मिनट, 60 मिनट इधर दीजिएगा 10 मिनट पहले से, तो टोटल 70 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 मिनट, और यहाँ पे बस 5 घंटा बच जाएगा, तो 5 घंटा और 70 में से 30 जाएगा 40, यानी 5 घंटा 40 मिनट बस 2 को लगा। बस 3 को कितना लग रहा है, बस 3 को लग रहा है 16:45, यानी 12 4 16, 4:45 पर बस चल रही है। 45 को भूल जाइए, 4:45, 4 बजे खुली और 21 बजे पहुंच गई। 21 बजे का मतलब कितना हो गया 12 8 20, यानी 9:55 पर 9:55 पर पहुंच रही है। ये कितना है 9:55, और ये कितना है 4:45। तो ये 45 को भूल जाइए, 5 और 4 9, यानी 5 घंटा बस 3 को लग रही है कितना 5 घंटा 55 मिनट, 5 घंटा 55 मिनट लग रही है। ठीक है, 4 बजे से चली तो 5 4 9, 5 घंटा 55 मिनट लग रही है, और 45 मिनट लेट से चलिए, तो इस 45 को इसमें से घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 5 घंटा 10 मिनट। तो हम देख रहे हैं बस 3 को 5 घंटा 10 मिनट लग रहा है,
बस 2 को 5 घंटा 40 मिनट लग रहा है, बस 1 को 5 घंटा 25 मिनट लग रहा है। तो इसमें सबसे कम समय कौन ले रही है, तो बस 3 ले रही है। ठीक है, सबसे कम समय पूछ रहा है ना, तो बस 3 ले रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, भिन्न का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई, 1/2 + 1/3। लड़का क्या किया, इसको जोड़ के 2 लिख दिया और इसको डायरेक्ट 3 का 3 लिख दिया। तो इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। बच्ची से कहें कि वो अधिक से अधिक अभ्यास करे, ये गलत हो जाएगा। वो अभ्यास करने से थोड़े सुधार पाएगी, उसका उपचार करना है हम लोग को। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्ची जैसे भी बड़ी होगी वह समझ जाएगी। नहीं, उसको हम लोग उसी समय फिक्स करेंगे जिस समय वो गलती की है, उपचार करेंगे। प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्ची की सहायता करें, ये भी नहीं होगा। लघुत्तम समापवर्तक यानी लॉसर की अवधारणा को समझाने में बच्ची की सहायता करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रहा है, माप की अवधारणा विकसित करने के हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। क्रम से लगाना है, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाई का प्रयोग करें। नहीं, सबसे पहले मानक इकाई का तो प्रयोग किया नहीं जाता है। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटरी इकाई के बीच संबंध को समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर, सबसे पहले देखिए कि शिक्षार्थी क्या करे कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करे। ठीक है, पहले सरल अवलोकन, आंख से देखे और मालूम करे कि किसका क्या लंबाई है, अंदाजा लगाए, ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसे अंदाजा लगा रहा है अवलोकन द्वारा, अवलोकन करके। ठीक है, वो अवलोकन करके सबसे पहले काम कर रहा है। तो सबसे ऑप्शन में सबसे पहला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में सबसे पहले सी होगा। दूसरा में क्या करे कि वो अमानक इकाइयों का प्रयोग करें। ठीक है, अमानक इकाइयों का 2 नंबर में दिया हुआ है। क्या दिया है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करें। जैसे क्लास में बोल दिए तुम अपने हाथ से नापो, 1 हाथ 2 हाथ, 1 बीता 2 बीता 4 बीता, सर ये 2 बीता। बेंच को नापने के लिए बोल दिए या कलम का यूज करने के लिए बोल दिए, वो कलम से बोल रहा है सर ये 5 कलम है ये, और उस रमेश का बेंच 10 कलम है, मेरा वाला बेंच सर कलम से नापने पे 8 ही कलम आ रहा है। चाहे 8 बीता आ रहा है उसका 10 बीता आ रहा है, चाहे 8 हाथ आ रहा है 10 हाथ आ रहा है। पहले अमानक इकाइयों से उसको मापने दिया जाए, उससे उसको पता चलेगा। उसके बाद क्या किया जाए, फिर उसे मानक इकाइयों से मापने दिया जाए, उसको इंची टेप वगैरह दिया जाए, उसका प्रयोग करने के लिए दिया जाए। तो तीसरा नंबर में ये हो जाएगा। फिर मीटरी इकाइयों के बीच संबंध समझने के लिए कहा जाए, फिर सीएम से एमएम में, एमएम से मीटर में, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये चौथा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, सी पहले, तो सी इसमें भी दिया है और किसी में भी नहीं दिया है, तो सबसे पहले यही आंसर हो जाएगा। आप वैसे भी एक चीज जानते रहेंगे तो आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सबसे पहले सी ही दे दिया, उसके बाद किसी में भी फर्स्ट में सी नहीं दिया है, तो आपको ऑप्शन खोजने में भी बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। ठीक है, उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्री के लिखने का तरीका, कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, निर्धारित सूत्र बताना, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ रहा है। हम लोग को देखिए सूत्र तो बताना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिद्धांत का पालन नहीं करता है। क्या करता है, नहीं करता है। पढ़ाने का विधि तो हम लोग बताएंगे ही, पाठ्य पुस्तक में
प्रस्तुत सामग्री लेखन का तरीका भी बताएंगे, कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास भी कराएंगे, लेकिन सूत्र बताना जो कि एनसीएफ 2005 नहीं कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निरूपण करता है। ठीक है, देखते हैं। समय है और एक कीमत है। मान लीजिए यहाँ पे एक दिन हुआ, इसको एक दिन मानते हैं, तो एक दिन में दाम इतना हो गया और कीमत इतना हो गया। ठीक है, ये जो है ये पॉइंट ये दूसरे दिन का है। यहाँ पे दाम कितना है, यहाँ पे कीमत इतना हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे 1 रुपया है, यहाँ पे 5 रुपया है। फिर इस पॉइंट को लीजिए, ये तीसरे दिन का है और यहाँ पे कीमत इतना हो गया, यानी कि यहाँ पे 10 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है दाम। तो दाम बढ़ने शुरू का जो ग्राफ है वो यही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसको चेक करते हैं। मान लीजिए दाम यहाँ पे एक पहले दिन का दाम ये है, दूसरे दिन का दाम ये है, तीसरे दिन का दाम ये है, तो ये दाम घटता जा रहा है, जो कि हमको दाम बढ़ना शुरू हो रहा है वो दिखाना है। इसमें चेक करते हैं, पहले दिन का दाम क्या है, ये है। ठीक है, और दूसरे दिन का दाम क्या है, ये है। तीसरे दिन का दाम क्या है, फिर ये हो जा रहा है। इसका मतलब पहले दाम घटा, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर घट गया। इसको चेक करते हैं, इसका पहले दिन का दाम क्या था, ये था, दूसरे दिन का दाम ये था, इसमें भी घटना स्टार्ट कर रहा है। इस ग्राफ में भी दाम दिन पर दिन घट रहा है। ठीक है, तो दाम बढ़ने का ग्राफ जो है यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्र को याद कराना, बहुत जल्दी सवाल को हल करना। देखिए, बहुत जल्दी सवाल का हल करना एक अच्छा गणितज्ञ नहीं माना जा सकता है। सूत्र को याद कराना नहीं, खोज विधि खोज के करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सवालों को उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूँ। आप लोगों का सीटेट प्रिपरेशन के लिए आप लोग लग जाइए, क्योंकि जस्ट अगले मंथ में फॉर्म अप्लाई होगा और जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को चाहत है कि मैं सीटेट क्रैक करूं और जिन बच्चे सीटेट का तैयारी कर रहे हैं वो मन लगा कर पढ़ें, और मैं कंटिन्यूअस आपको क्लास देता रहूँगा। और गारंटी है, अगर आप मेरे अनुसार फॉलो कीजिएगा मुझे, तो निश्चित ही आप लोग सीटेट क्रैक कीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।